इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। आपके टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर बस पलटने से 5 की मौत हो गई है। ये दुर्घटनापूर्ण हादसा हुआ। बस में बैठे करीब 30 यात्री इस दौरान घायल हो गए हैं। बस पलटने से यह हादसा हुआ। ओडिशा के विजयवाड़ा जा रही थी ये बस, जिसमें रास्ते में ये बस पलटी और उसके बाद यह हादसा हुआ, जिसमें कई लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं और 5 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर यह बस पलटी, जहां से करीब 30 यात्री इसमें घायल हुए हैं और 5 की मौत बताई जा रही है। हालांकि आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ओडिशा से विजयवाड़ा जा रही थी ये बस, जहां बीच रास्ते में आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर जैसे ही ये बस पलटी तो ये दुर्घटनापूर्ण हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। धामी की शपथ, सेवा का संकल्प। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार यानी आज विधायक पद की शपथ ली है। सीएम धामी ने सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय में आयोजित किया गया। वो बीते दिनों चंपावत विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधायक पद की शपथ दिलाई। वहीं अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम धामी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष से मुझे शपथ लेने का मौका मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके राज्य के सेवक के रूप में काम करूंगा। मैं उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने का काम करूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के विकास के लिए काम किया जाएगा। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद उन्होंने चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ा और रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई। उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को 55,000 से ज्यादा मतों से हराकर जीत दर्ज की है। वहीं मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। डटे रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक पदाधिकारी को मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी को नमन करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एवं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक पुत्र को अपना इतना अधिक प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और विश्वास जताया। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो दायित्व मुझे मिला है, मैं उसे अपने प्राणों प्राण से, मेरे अंदर जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, जितनी मेरी क्षमता है, उस ऊर्जा के साथ मैं उसका हर प्रकार से कोशिश करूंगा कि उसमें मैं आप सबके आशीर्वाद से वो हम लक्ष्य तक पहुंचे, सफल हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना ये मात्र एक नारा नहीं है, यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जिसको लेकर हम लगातार विभिन्न अवसरों पर इस बात को मैं दोहराता रहा हूं। हमारा लक्ष्य और हमारा ये विजन है कि आने वाले समय में जब हमारे राज्य की रजत जयंती वर्ष का वर्ष मनाया जा रहा हो, जब हम 25 साल में पहुंचे हैं, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हैं। और आज मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आ रहा है जिसमें
जब गुरु द्रोणाचार्य सारे राजकुमारों सबकी जब परीक्षा ले रहे थे और उनसे जब भी उनसे पूछा जा रहा था और उन्हें निशाना साधने को कहा जा रहा था, तो उसमें से तब अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल और केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है, मुझे उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है, वो है मुझे चिड़िया की आंख। भाइयों बहनों, आज राज्य का विकास करने के कार्य को ठीक मैं उसी प्रकार से देख रहा हूं जिस प्रकार से अर्जुन उस चिड़िया की आंख को देख रहे थे। इसके अतिरिक्त न तो मुझे कुछ नजर आ रहा है और न ही मैं कुछ देखना चाहता। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उस ध्येय वाक्य को लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं मुख्य सेवक के रूप में हूं, ये ठीक है कि आप सब लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आगे का काम दिया है कि मैं आगे चलूं, लेकिन ये मैं विभिन्न अवसरों पर कह चुका हूं। आज मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि ये यात्रा, ये मेरी निजी यात्रा नहीं है। या माननीय अध्यक्षा जी यहाँ बैठी हैं, तो इनकी भी कोई निजी यात्रा नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। और इस सामूहिक यात्रा को हम सब लोगों ने सहयात्री के रूप में पूरी करनी है। सहयात्री के रूप में तब यात्रा पूरी होगी जब हम सब साथ साथ कदम ताल करेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आज मैंने केवल शपथ ही नहीं ली है, बल्कि आज मेरे साथ हर उस उत्तराखंड वासी ने शपथ ली है जो देवभूमि की तरक्की चाहता है, जो पलायन को रोकना चाहता है, जो रोजगार के अवसर चाहता है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनते हुए देखना चाहता है। आज विधायक पद की शपथ ली है। सीएम धामी ने सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। आपको बता दें कि खटीमा से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से चंपावत में उपचुनाव लड़ा और इस उपचुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत दर्ज की और अब आज उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है। इसको लेकर तमाम विपक्ष जो है वो भी लगातार शुरुआत से ही हमलावर है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, लेकिन बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को इस समय करारी हार मिली। निर्मला गहतोड़ी जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, 55,000 से ज्यादा मतों से वह हार गई और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। इस तरीके के जो नौबत है वो कांग्रेस में आन पड़ी। अब जिस तरीके से विधायक पद की शपथ आज सीएम धामी ने ली है, उसके बाद से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं उत्तराखंड को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की तरफ अग्रसर हूं और इसी को लेकर कार्य करूंगा। आपको बता दें कि कल से ही उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू है, जिसको लेकर सरकार पहले से ही घिरी हुई है और इसी बीच अब विधायक पद की शपथ सीएम धामी ने ले ली है और सीएम धामी ने शपथ लेने के बाद जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया और इसी के साथ आभार जताते हुए उन्होंने आम जनता का भी आभार जताया और साफ तौर पर कहा कि वो उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने का काम तेजी से करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय जिस तरीके से एकलव्य को अपना लक्ष्य भेदने के लिए सिर्फ एक मछली की आंख दिखी, उसी तरीके से अभी उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड है और उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के सेवक के रूप में कार्य करूंगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के विकास के लिए जितने भी कार्य किए जाएंगे उनको पूर्ण तरीके से समय के रहते पूरा किया जाएगा।
चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको तारुफ आपसे करवा देते हैं। शादाब शम्स जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और उसी के साथ उमा सिसोदिया जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शादाब शम्स जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, सीएम धामी ने आज विधायक पद की शपथ ले ली है। अब आगे सीएम बतौर सीएम वो किस तरीके के कार्य करेंगे, क्योंकि अभी तक उनके जो कार्यकाल था उस पर संशय बरकरार था, लेकिन आज उस पर मुहर लग गई है और सीएम जो है जो धामी है वो अगले पूरे कार्यकाल के लिए सीएम रहने वाले हैं। बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई और आपके तमाम व्यूअर्स जो एएनबी न्यूज को देखते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि ऐतिहासिक वोटों से जिताने के बाद जिस तरह से चंपावत की जनता ने उन्हें एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे लगता है कि वो भूतो न भविष्य 94% मत केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और 6% मत में सारे प्रत्याशी जिसमें नोटा भी शामिल है सब मिला के 6% में। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जीत उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड के विकास के लिए, चंपावत के विकास के लिए लोगों ने दी है। और मैं तो ये कहूंगा आज जिस तरह से एक नया रिकॉर्ड बनाया है युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, मुझे लगता है नेशनल रिकॉर्ड तो ये मिनिमम है ही, इससे नीचे तो हम कहीं से कहीं तक इस बात को रोक नहीं सकते। ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने चंपावत के नागरिकों का जिस तरह से धन्यवाद किया और कहा कि ये प्रत्येक नागरिक के प्रतिनिधि के रूप में मैं शपथ ले रहा हूँ और जो जो वादे मैंने चंपावत की जनता से किए थे एक एक वादे को पूरा करूंगा। जो उत्तराखंड की जनता से मैंने चुनाव में वादे किए थे, जो हमारा दृष्टि पत्र रहा, उस एक एक उसके वादे को हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड को ये शपथ है इस बात की कि उत्तराखंड को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है, विकास के पथ पर तेजी से दौड़ाना है, हिंदुस्तान का अग्रणीय राज्य बनाना है, तीर्थाटन में नंबर 1 बनाना है, पर्यटन में नंबर 1 बनाना है, युवाओं की एक अलग पहचान पूरे देश को दिखाना है और उत्तराखंड को नंबर 1 बनाना है। इस तरह से बोलते हुए युवा मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। और मैं ये कह सकता हूँ कि युवा मुख्यमंत्री जिस कॉन्फिडेंस के साथ इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद खड़े हुए, उससे लग रहा है कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और इसका जीता जागता सबूत है कि हमारी 2 साल तक कोरोना यहाँ परेशान करता रहा और हमारी आर्थिकी कहीं ना कहीं कोरोना पे टिकी हुई थी। ठीक है, लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास। हमारे साथ मुकेश नेगी जी प्रवक्ता कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नेगी साहब आपका एनबी न्यूज पर। प्रतिक्रिया में आपकी चाहूंगी, सीएम धामी ने आज विधायक पद की शपथ ली है। मुकेश नेगी जी। चलिए ठीक है, संपर्क उनसे टूट गया। मस्त हो दीजिए, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड को आज अपने नए मुख्यमंत्री उन्हें मिले हैं पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में, मैं उत्तराखंड को और बीजेपी को और खुद मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई देना चाहूंगी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि धामी जी हमारे अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और बीजेपी पिछली बार के टेन्योर की तरह बार बार मुख्यमंत्री चेंज करके जनता के ऊपर दबाव नहीं डालेगी और मुख्यमंत्री धामी को अपना टेन्योर पूरा करने का भी पूरा मौका मिलेगा और काम करने का भी पूरा उनको मौका दिया जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ उत्तराखंड के एक नागरिक होने के नाते। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे पहले वो अपना उपचुनाव हारे हैं, वो भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। अब चाहे उसमें हम ये कहें कि भुवन कापड़ी जी ने बहुत मेहनत कर दी या ये कहें कि बीजेपी की जो भीतरघात हुई थी उससे उपचुनाव तो था ही नहीं, सिंपल चुनाव था उमा जी। भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी थी और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से चंपावत का चुनाव एकजुट होकर लड़ा, वो दूसरी सभी विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक सीख है कि देखिए अगर चुनाव होता है तो इस तरीके से लड़ा जाता है। देखिए, मैं कहीं भी मुझे अपने विपक्ष की जो दूसरी पार्टी है अगर उनसे कहीं सीखने का मौका मिलता है तो मैं उस सीख को जरूर रखती हूँ और बीजेपी से ये चीज हम लोग सीखते हैं कि जब आप चुनाव में उतरते हैं तो आप सिर्फ उस समय चुनाव लड़ रहे होते हैं, पूरा संगठन एक व्यक्ति को, एक विधायक को जिताने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा होता है। ये एक बड़ी सीख दूसरी पार्टियों के लिए है। कांग्रेस की तरह नहीं कि चुनाव लड़ लिया और उसके बाद गहतोड़ी जी को वहां अकेले पूरे मैदान में खड़ा छोड़ दिया, वो बेचारी हाथ में तलवार लेकर अकेली खड़ी रह गई और कोई उनके पीछे नहीं था, उनको सबसे आगे खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता खुद इस बारे में बात करेंगे।
इस समय उत्तराखंड बहुत उम्मीद के साथ पुष्कर सिंह धामी की तरफ देख रहा है। बहुत उम्मीदें हैं हमें जवान और युवा मुख्यमंत्री होने के नाते, जिस तरह की उनको प्रचारित किया गया। और मैं फिर कहूंगी, मैं फिर पूरी उम्मीद करती हूँ कि उनको 5 साल काम करने का मौका दिया जाएगा और पूरे प्रदेश की जो ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे अहम, जो उनके सामने इस समय सबसे बड़ी जो चुनौती आने वाली है, जो उनका सबसे पहला बजट जो यहाँ पर पेश होगा, लगभग 70-75 ठीक है हजार अम्मा करोड़ सिसोदिया से जी, आऊंगी ज्यादा। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, आपकी बात भी पूरे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उमा सिसोदिया जी, अपनी बात पूरी करें। तमीज से बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ आपको ज्यादा, मतलब एक आप जब विरोध भी करो तो भाई तमीज से तो एटलीस्ट अपने शब्दों की मर्यादा आप रखो ना। एक महिला से आप बात कर रहे हो, बल्कि एंकर में उनको टोका कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। बात करने से वो गली मोहल्ले में नहीं लड़ाइयाँ होती। लगा मन के प्रवक्ता की गरिमा नहीं है। आप बात भी करो तो थोड़ा सा तहजीब तो होनी चाहिए ना। तथ्यों पे बात करो, उस पे बात करो, ऐसे थोड़ी कौन से चैनल पे थे? एचएनएन पे। उमा सिसोदिया जी, आवाज मिल पा रही है आपको? उमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है। जी, अपनी बात पूरी करें। हमारे प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रूप में सामने है, और मैं समझती हूँ कि उनके कंधे पर बहुत बड़ा बोझ इस समय उत्तराखंड के कर्जे के रूप में आकर रखा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है उत्तराखंड की आज यही है कि उत्तराखंड का जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो हरीश रावत जी हो, उन्होंने बहुत बड़ा कर्जा उत्तराखंड पर छोड़ा था। सुरेंद्र रावत जी वो मुख्यमंत्री साबित हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज लिया, और उसके बाद तीरथ जी, और उसके बाद धामी जी को तो बहुत काम करने का मौका नहीं मिल पाया। तो मैं समझती हूँ कि धामी जी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे वो उत्तराखंड के इस कर्जे को खत्म करेंगे, रेवेन्यू के जो नए सोर्सेज होंगे उनको कैसे जनरेट करेंगे। और उत्तराखंड की बेरोजगारी जो इस समय पूरे देश में बड़े ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सबसे ज्यादा है। तो मैं सोचती हूँ 2-3 कारण जो हैं, 2-3 चीजें जो हैं वो धामी जी के सामने बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। और मैं उससे उम्मीद कर सकती हूँ कि धामी सरकार इसमें बहुत सही तरीके से काम करेगी और उत्तराखंड को आगे विकास के पथ पर लेकर। ठीक है, शादाब जी, उमा सिसोदिया जी ने बताया है कि आखिर बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अब बतौर विपक्ष आपको एक सुझाव दिए गए हैं, इन सुझावों पर किस तरीके से अमल करेंगे आप? चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर मुद्दा हो पलायन का, जो सबसे अहम माना जा रहा है, किस तरीके से काम करेगी बीजेपी की सरकार इन मुद्दों पर? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड में आज एक तरफ तो युवा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बताते हुए शपथ ले रहे थे कि हमें एक ऐसा उत्तराखंड बनाना है, सबको साथ मिलकर चलना है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त अपने बड़े नेताओं की पैरवी करने के लिए ईडी के कार्यालयों के बाहर धरना दे रहे। और आज मैं उत्तराखंड के तमाम देश के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार को नकारा है, प्रदेश में भ्रष्टाचार को नकारा है। चंपावत की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करूंगा जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को नकारा है। आज उस रीति नीति पे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये मेरी पार्टी का मत है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आज कांग्रेस के नेताओं ने भी इसमें हमारा सहयोग किया है। आज कांग्रेस के नेता इतने बड़े आह्वान के बाद ईडी के दफ्तर को घेरेंगे, वहां सब बैठेंगे, 100 लोग कांग्रेस अपने नेताओं को इकट्ठा नहीं कर पाई। नकार दिया उत्तराखंड की जनता ने, जैसे चंपावत में नकारा था, ऐसे आज गांधी परिवार को कांग्रेस के नेताओं ने नकार दिया है और कह दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधी परिवार के साथ कांग्रेस के नेता भी नहीं। 100 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए पूरे उत्तराखंड से। ये बताता है कि कांग्रेस का बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया है और कांग्रेस की रीति नीति को लोग बाग नेतागण छोड़ के जा रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी और हमारे मॉडल की, हमने 10 साल का मॉडल सामने रख दिया है और मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री ने आज भी 30 जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी, क्योंकि कोरोना आ गया था। अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि आगे चुनौतियां हैं, बिल्कुल चुनौतियां, और उन चुनौतियों को पार पाते हुए हमने जो 2020 में कोरोना आया और 2021 हमारा कोरोना में चला गया, अब ये 2022 में दोबारा यात्रियों ने
तीर्थाटन और पर्यटन की तरफ अपना रुख किया है। और हम ये कह सकते हैं तीर्थाटन हमारी आस्था के साथ साथ हमारी आजीविका का भी मसला है और हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ है। और आज हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। तमाम होम स्टे, तमाम होटल, तमाम लॉज सब फुल हैं। पूरे होटल, मसूरी, नैनीताल सब पैक हैं। इसका मतलब लेकिन विपक्ष ने तो आपकी इस तीर्थ यात्रा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे। इस तीर्थ यात्रा में जिस तरीके से पूरी आबोहवा खराब हुई उत्तराखंड में, केदारनाथ धाम की, वहां पर जिस तरीके से गंदगी फैलाई गई, हमने देखा है ये तमाम चीजें, तस्वीरें भी देखी। हालांकि इसमें आम जनता को खुद समझने की जरूरत है, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी चीजें हैं जहां पर सरकार को घेरा गया। उमा सिसोदिया जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। शमसा 30 सेकंड जी रखिए, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं इतना कह रहा हूं कि कुछ कमियां अगर रह भी गई होंगी, मेरी सरकार ने तैयारी की, यात्री ज्यादा आ गए, हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए और बेहतर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो हमारा विरोध के लिए विरोध कर रहे थे, जो उत्तराखंड का विरोध कर रहे थे, इस यात्रा का विरोध कर रहे थे, उत्तराखंड के लोग उन्हें भी माफ नहीं करेंगे। प्रदेश वो कितना विरोध कर ले, उन्हें सबक है कि अब लोग उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। उनके नेताओं ने, उनकी पार्टी के लोगों ने, उनके वोटर्स ने भी अब कांग्रेस से किनारा कर लिया है। अभी भी अगर नहीं समझी कांग्रेस, तो आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है, कांग्रेस अभी भी नहीं समझे तो आने वाला वक्त बुरा होगा कांग्रेस के लिए, ये कह रहे हैं शम्स साहब। हमारे साथ मुकेश नेगी जी भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत स्वागत है नेगी साहब आपका एनपी न्यूज पर। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं शम्स साहब के अभी भी कांग्रेस अगर सुधर जाए तो बेहतर है, वरना स्थिति क्या होगी कांग्रेस को खुद समझने की जरूरत होगी। फिलहाल मुद्दा है विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से आज विधायक पद की शपथ दिलाई है सीएम धामी को, प्रतिक्रिया आपके चाहूंगी मैं। नेगी जी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी पल्लवी जी, हाँ जी, अपनी बात रखें। मैं थोड़ा सा इशू समझ लूँ, थोड़ा देर में जुड़ा था, आप बात में पारी। नेगी साहब, आज विधायक पद की शपथ ली है सीएम धामी ने, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन आज कर रही है देश भर में, उसको लेकर भी शम्स साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को अभी भी सुधरने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में 100 कार्यकर्ता तक कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं करवा पाई, जवान एकजुट नहीं करवा पाई। मुस्कान जी, थोड़ा सा आप रिपीट करेंगी? थोड़ा सा आवाज नहीं मिल पाई मुझे। सीएम धामी पर आप प्रतिक्रिया ही सबसे पहले रख दीजिए अपनी। देखिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है विधायक पद की शपथ ली है। मैं कांग्रेस की तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बहुत भारी बहुमत से वो चुनाव जीते हैं। बहुत अपेक्षाएं लोगों की हैं और निश्चित तौर पर जो है उन अपेक्षाओं को पूरा करना, मैं समझता हूँ, मुख्यमंत्री जी की थोड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि इससे पहले की जो डिबेट हमारी हुई थी, उसमें हमने इस बात को स्पष्ट किया था कि चंपावत के उपचुनाव में जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो प्रताड़ित करने का काम किया गया, उसको जिताने का काम किया गया, काम किया, तो एक तरह से ये चुनाव धन बल के आधार पर चुनाव लड़ा गया और धन बल के और सत्ता के चुनाव। ठीक है नेगी साहब, लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात कर लेते हैं हरदा के गैरसैंण प्रेशर की। दरअसल मंगलवार से उत्तराखंड में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां एक तरफ सरकार और सरकार के मंत्री सत्र के दौरान उठने वाले विषयों, प्रश्नों के तथ्यों और तर्कों के साथ प्रभावी ढंग से उत्तर देने के लिए होमवर्क में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार सरकार ने गैरसैंण में सत्र न कराकर देहरादून में सत्र कराने का फैसला लिया, जिस पर विपक्षी दलों के साथ साथ राज्य आंदोलनकारी भी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। जबकि सरकार का कहना है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर देहरादून में सत्र कराने का फैसला किया गया है। वहीं सरकार को घेरने के लिए सदन में विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, भू कानून, लोकपाल, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर मुखर रहेगा। लेकिन विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा गैरसैंण है। हरीश रावत ने ऐलान किया है कि वो सत्र गैरसैंण में
न होने के विरोध में 14 जून को गैरसैंण में उपवास पर बैठेंगे और आंदोलन के लिए 100 लोगों को चिन्हित कर प्रेशर ग्रुप तैयार करेंगे और अन्य विपक्षी दलों को भी इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य बनने के बाद ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है जब बजट सत्र गैरसैंण में ना हुआ हो और देहरादून में आहूत किया गया हो। इससे पहले कोविड काल में बजट सत्र दून में आयोजित किया जा चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पहले ही मुखर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि देहरादून में सत्र होने का हम विरोध करते हैं और हरीश रावत ने अभी हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत शुरू से ही प्रेशर की राजनीति करते आए हैं, इसलिए प्रेशर ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ दुख, कुछ गुस्सा, 10 बहाने बनाकर अंत में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला किया। बड़े बहाने बनाए गए गैरसैंण में जाने। 2 ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं, लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी और उनके संसदीय कार्य मंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने संकल्प पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में होगा जब तक वस्तुतः पूरी राजधानी गैरसैंण में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, पहले हमारा वही प्रस्तावित था, लेकिन राज्यसभा सांसद जी का भी इस समय चुनाव था और उन्होंने राज्यसभा सांसद हमारी निर्विरोध चुनी गई है। इसके लिए बहुत बहुत आप उनको बधाई भी देती हूँ। इसलिए भी शायद ये था कि यहाँ पर 20 को काउंटिंग होनी थी, वोटिंग होनी थी, और उसके बाद ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शपथ भी लेनी है और यहाँ पर विधानसभा सत्र इसीलिए रखा गया है कि कई कार्यक्रम हैं और कोई प्रेशर नहीं है। माननीय वो बस खाली एक प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं हरीश रावत जी। यहाँ की जनता और यहाँ के सभी लोग समझते हैं कि प्रेशर की राजनीति ना हो, राजनीति को राजनीति के तौर पे लेने चाहिए। इस समय विकास के मुद्दे उठाएं, तो हम कहते हैं कि जो विकास नहीं हुआ है उनके मुद्दे उठाएं। सवाल ये है कि गैरसैंण भी तो आपके मुद्दे में शामिल था। नहीं, देखिए, गैरसैंण को कौन नेगलेक्ट कर रहा है? गैरसैंण में होंगे। अभी तो देखिए, ये दूसरा विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है। अभी तो 5 साल हम लोगों के हैं, तो 5 साल में कई विधानसभाएं और होंगी, तो गैरसैंण में भी होगा। ऐसा नहीं है कि गैरसैंण को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो हाँ, देखिए, ऐसा है कि भाजपा सरकार द्वारा ये जो सत्र देहरादून में किया जा रहा है, इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है और चूँकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वाही लूटी थी और अब उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चलना चाहती और जितने उनके नेता हैं, अफसर हैं, वो सब चाहते हैं कि देहरादून में ही राजधानी में ही रह करके वो सत्र करें और राजधानी में ही रहें, दुर्गम क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। साथ ही जो हरीश रावत जी ने सभी दलों को साथ में लेने की बात कही है गैरसैंण में, जो वो 1 दिवसीय धरना देने वाले हैं, देखिए, इस संबंध में अभी तक हमसे कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया है। साथ ही अगर कोई संपर्क स्थापित किया जाता है तो इसमें आम आदमी पार्टी का जो भी केंद्रीय नेतृत्व है वो इसमें अंतिम निर्णय लेगा और अंतिम निर्णय लेने के बाद ही पार्टी अगला कदम उठाएगी। हाल फिलहाल इसमें हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी तक हमसे किसी के द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया है और यदि संपर्क किया जाएगा तब देखा जाएगा।
देखिए, निश्चित रूप से आपने सही सवाल किया है कि हरीश रावत जी विधानसभा सत्र गैरसैंण में चलाने के लिए एक प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। मेरा सवाल है कि हरीश रावत जी को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी? वो नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के हैं विधानसभा में, उनको कहें कि 19 के 19 विधायक लेके आप गैरसैंण में जाएं और ये विरोध करें कि जब तक सरकार तय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र नहीं चलाएगी, हम देहरादून में इस सत्र को नहीं चलने देंगे। अगर हरीश रावत जी के तमाम नेता जो विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, वो गैरसैंण चले जाते हैं तो हम इस प्रेशर ग्रुप के साथ समर्थन में खड़े होंगे। वरना ये नौटंकी बंद करें। आप केवल राजनीति कर रहे हैं। पिछले 22 साल का इतिहास ये बताता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी गैरसैंण के नाम पर नौटंकियां ही की हैं। इनकी नेता प्रतिपक्ष को तो ठंड इतनी लगती थी कि वहाँ 24 घंटे बैठने को तैयार नहीं थी। ऐसे में हरीश रावत जी केवल एक राजनीति कर रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि बुनियादी सवालों में कांग्रेस डरी हुई है कि कहीं ईडी, सीबीआई इनको राजनीतिक नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए ये नौटंकी कर रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य ये है कि यदि सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित करी थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के नाते जून में बजट सत्र गैरसैंण में नहीं होता तो कांग्रेस को उसका विरोध करना चाहिए था। यदि कांग्रेस चलिए, तो अभी इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। उमा सिसोदिया जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और शादाब शम्स जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। मुकेश नेगी जी प्रदेश सचिव कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से एनपी न्यूज़ पर। सबसे पहले नेगी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस जो है इसको भुनाने की पुरजोर कोशिश में है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा गैरसैंण में ना होना है सत्र का। जी, निश्चित तौर पर जो है आज गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र होना चाहिए था, सरकार की मंशा नहीं थी कि यहाँ पर गैरसैंण में इसको विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाए, और यात्रा का बहाना देकर के आज देहरादून के अंदर सत्र आहूत किया जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और कल 14 तारीख को जो सत्र देहरादून में प्रारंभ होने जा रहा है, कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि माननीय हरीश रावत जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा भवन में उपवास रखेंगे और सरकार के इस निर्णय का हम विरोध करेंगे। और चूंकि मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही वहां पर विधानसभा भवन का निर्माण हुआ था, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर स्ट्रक्चर बनाया गया था, और कांग्रेस की ही सरकार ने वहां पर जो है विधानसभा का सत्र टैंक के अंदर भी चलवाया था। तत्कालीन हमारे स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल जी, मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. मैत्री जी, उन सबकी एक मनोकामना थी, एक मंशा थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ के अंदर हो, और उसी उद्देश्य को लेकर के आज गैरसैंण में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्षीय शासनकाल में माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार की एक ईंट भी वहां पर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। लोगों को केवल गुमराह करने का काम किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी का शुरू छोड़ा गया और 25,000 करोड़ का जो उन्होंने पैकेज रखा था उसमें तो केवल हवा साबित हुआ। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पहाड़ विरोधी पार्टी मैं समझता हूँ। अगर इनकी मंशा होती पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, या जो जिस राज्य आंदोलनकारियों के शहीदों के भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस ने वहां पर जो विधानसभा भवन स्थापित किया, उस विधानसभा भवन के अंदर यदि आप ग्रीष्मकाल राजधानी ग्रीष्मकालीन सत्र भी आहूत नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई हो नहीं सकती। और जहां तक इनकी बात सरकार का बहाना कि यात्रा काल चल रहा है, यात्रा काल में ग्रीष्मकालीन सत्र करवाना उचित नहीं होगा, तो ये सरासर एक बहाना है। और चूंकि ग्रीष्मकालीन टाइम पर ही यात्रा भी चलती है और यात्रा ने हर साल चलना है और सत्र भी हर साल होना है, तो कहीं न कहीं ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। शादाब शम्स जी, आपके पास आना चाहूंगी। पहाड़ विरोधी सरकार बताया है कांग्रेस ने बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस ने नकार दिया कांग्रेस के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों ने। चुनाव में लगातार शर्मनाक हार, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, तबाह, हर जगह बुरी तरह से हार रहे। चंपावत में तो सूपड़ा साफ हो गया। गैरसैंण की बात करने वाले ये वो लोग हैं जो कहते थे हमारी लाश पे बनेगा उत्तराखंड। ये हमने तो नहीं कहा था, तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे।
अभी कह रहे हमने बनाया, अरे विजय बोगड़ा जी ने बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हरीश रावत जी ने क्या किया ये बता दीजिए। केंद्र में भी मंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मेरे नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन और अध्यक्ष अजय भट्ट जी धरने पे बैठ गए थे अपने विधायकों के साथ। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी घोषित कीजिए राजधानी गैरसैंण, क्यों नहीं की अगर इतने हमदर्द थे तो। अटल जी ने इस प्रदेश को दिया, इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने दी, स्थायी राजधानी भी हम ही देंगे। ये विधवा विलाप करने का जो काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इस हरकत से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। मैं इतना पूछ रहा हूँ, जरा ये समझा दीजिए, ये जो आज ड्रामा कर रहे हैं, सही कहा आपने, ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है गांधी परिवार के साथ कि भैया गांधी परिवार अगर हमें चार्ज नहीं दोगे तो प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे और तुम्हारे सपोर्ट के लिए यहाँ 100 आदमी नहीं पहुंचेंगे देहरादून ईडी के दफ्तर के सामने। ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। बड़े नेता गायब, कार्यकर्ता गायब। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस के नेताओं ने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, गांधी परिवार को नकार दिया। अब तो कांग्रेस में भी एक बयार बह रही है कि ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार को इग्नोर करो, छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। मेरे मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को, मैंने कहा अभी हमारे यहाँ जो ये सत्र चल रहा था, जो यात्रा चल रही थी, यात्रा के दौरान सत्र इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि कोविड के बाद 2 साल के बाद ये यात्रा थी। हम चीजों को बैलेंस कर लेते हैं, अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। आप ये क्यों भूल जाते हैं, हमने तो सर्दियों में यात्रा करा दी वहाँ। ठीक है शाम साहब, एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास। उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं विरोध कर रही है इस बात का कि बीजेपी जो है वो ग्रीष्मकालीन सत्र को गैरसैंण राजधानी जो है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर सत्र आहूत नहीं कर रही है और ये सत्र भी एक बार फिर से देहरादून में होने जा रहा है। मैं कांग्रेस और बीजेपी में दोनों ही पार्टियों को कटघरे में खड़ा करना चाहूंगी। हरीश रावत ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि भराड़ीसैंण में उन्होंने भवन बनाया, लेकिन कांग्रेस भी उन्होंने सरकार थी, सुन लीजिए शादाब जी, एक बार सुन लीजिए, नहीं बनवाया, बात पूरी होने दीजिए, मैं लौटूंगा। शादाब जी, आप मेरी जनरल नॉलेज को थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बना है, विजय बोगड़ा मतलब मेरा कहने का मतलब वही था कि कांग्रेस के शासनकाल में वो भवन वहाँ पर बना है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भी सिर्फ उस पर राजनीति की। ठीक है, सुन लीजिए, कांग्रेस के पास भी पूरे मतलब मजबूत सरकार थी, कांग्रेस चाहती तो गैरसैंण को एक पूर्णकालिक राजधानी उत्तराखंड की घोषित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे को एक स्ट्रेस तक लाकर उसके बाद छोड़ दिया। मतलब मुद्दा खत्म नहीं होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से भी। और मैं बीजेपी के बारे में क्या कहूँ, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पूर्णकालिक राजधानी इसको घोषित करना चाहिए था। पिछली बार भी आपके 57 विधायक थे, इस बार भी आपके 47-48 विधायक हैं। अगर आप चाहें तो आज भी कल के सत्र में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी घोषित कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां हो, या ये भी हो सकता है कि बीजेपी भी इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती हो कि कभी तो डिबेट में मौका मिलेगा सामने बैठने का कि गैरसैंण राजधानी, अगर ये मुद्दा ही खत्म हो गया तो फिर हम किस बात पे मतलब डिबेट्स कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की नौकरशाही इतनी ज्यादा हावी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों के ऊपर कि हमारे नौकरशाह देहरादून से हटकर गैरसैंण में अपना बेस ले जाना नहीं चाहते। जितने भी हमारी जो बड़ी नौकरी है, चाहे वो जितने भी आईएएस और पीसीएस बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं, वो अफसर यहाँ से हिलना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो सबसे पहले पलायन करके अपने क्षेत्र से निकल कर देहरादून आ जाते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं, वो भी गैरसैंण को राजधानी देखना। ये मैं अपनी सोच इस वजह से गैरसैंण जो है और राजधानी दोनों ही पार्टियां घोषित नहीं करेंगी, जनता के साथ ऐसे ही खेलती रहेंगी। और रही बात ये कि इस बार यात्रा चल रही थी, इस वजह से हमने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं रखा, तो ये बात तो मेरे गले से बिल्कुल उतरने वाली नहीं है। कोई छोटा बच्चा भी इस बात को यकीन नहीं करेगा क्योंकि यात्रा चल रही थी इसलिए सत्र नहीं रखा। भाई 3 दिन की यात्रा थी, आप लोग हवाई जहाज से चले जाते, आप लोग हेलीकॉप्टर से जा सकते थे अपना सत्र करने के लिए, या फिर गाड़ियां जहाँ लाखों गाड़ियां जा रही है वहाँ हमारे मंत्रीगणों की 20-50-100 गाड़ियां और चली जाती, क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन वही है, सरकार की मंशा नहीं है, सरकार अपनी आरामगाह से देहरादून से निकलकर गैरसैंण जाना नहीं चाहती और ये मुद्दा ऐसे ही जीवित रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करेंगी और इस मुद्दे पर स्थायी हल मुझे नहीं लगता कि इन दोनों पार्टियां निकाल पाएंगी। ठीक है, शादाब शम्स जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद नेगी साहब के पास मैं जाऊंगा। जल्दी से आप अपनी बात रखिएगा। केवल इतना कह रहा हूं कि हमने, अटल जी ने ये प्रदेश हमारे आंदोलन को देखते हुए, हमारे
कुर्बानियों को देखते हुए, हमारे आंदोलन मातृशक्ति की हिम्मत को देखते हुए प्रदेश हमें दिया और इसको इसकी अस्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने दी, इसको स्थायी राजधानी भी हम ही देंगे। ठीक है, एक बार फिर से लौटूंगे शम्स साहब आपके पास, एक बार फिर से लौटूंगे, छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। यात्रा ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उसके बावजूद हम चूंकि 2 साल बाद, कोविड के 2 साल बाद ये यात्रा हो रही है और उस यात्रा में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों की हेल्थ के सामने आ रहे हैं कि जिनको पोस्ट कोविड हुआ है उनके साथ दिक्कत आ रही है। तो हमें एक तरफ उस यात्रा को सुचारू रूप से चलाना है, दूसरी तरफ हमें सत्र भी करना है और तीसरा अब हमारे यहाँ मानसून आने को है। तो हमें इन तीनों चीजों का पहला लाइंस को बिठाना है। इसलिए ये निर्णय लिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव में भी चले गए थे, चंपावत का उपचुनाव सामने था। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस लाइन से हम आगे सीखते हुए अगली बार जो ग्रीष्मकालीन सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा और बहुत ईमानदारी के साथ युवा मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हैं, वो आंदोलन से खुद जिन्होंने आंदोलन को लीड किया है वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का। तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी बात आंदोलन के संबंध में कही जानी या ग्रीष्मकालीन या गैरसैंण के संबंध में कही जानी बेईमानी होगी। उनसे ज्यादा दर्द मुझे लगता है कोई राजधानी का या अपने लोगों की जिन्होंने जिंदगियां दी हैं इस आंदोलन के लिए कोई समझ नहीं सकता। लोग केवल और केवल हमारा विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, बाकी किसी विपक्ष का कोई लेना देना ना गैरसैंण से है ना हमारे भावनात्मक मुद्दों से है। और इसलिए हम कह रहे हैं उत्तराखंड को प्रदेश का नंबर 1 स्टेट बनाना है। मुख्यमंत्री ने कसम खाई है कि उत्तराखंड को देश का नंबर 1 स्टेट बनाना है और उस दिशा में मेरे मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है शादाब जी। नेगी साहब, शादाब शम्स जी कह रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहा है बीजेपी का, ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है, वरना विपक्ष को किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। देखिए मुस्कान जी, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, हमारे भाजपा का बहुत काबिल मित्र हमारे शादाब शम्स जी, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। और देखिए उत्तराखंड के लोगों की भावना है गैरसैंण की राजधानी, पर्वतीय राजधानी। हमारे लिए कतई भी ये चुनावी मुद्दा नहीं है और कांग्रेस ने इसको मुद्दा कभी समझा नहीं है। गैरसैंण राजधानी हमेशा से हमारे लिए, कांग्रेस के लिए एक भावनात्मक, हम इसको भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं। हम लोग उत्तराखंड राज्य के पक्षधर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हम लोग लड़ी है और मैं तो इसी विधानसभा से आता हूं जहां पर भराड़ीसैंण में जो है राजधानी हमारी स्थित है। मैंने यहाँ पर भी कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भावनात्मक ये प्रश्न है। और जहां तक आपकी बात रही ये कहने की, मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मन में नियत होती, उनका मन साफ होता तो 5 वर्ष तक आपके पास भारी बहुमत की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार आपकी रही, आप राजधानी इसको घोषित कर लेते हैं। लेकिन आपके मन में भावना नहीं थी। राज्यसभा में सांसद आपके हैं, देश में सरकार आपकी है, प्रदेश में आपकी सरकार थी, भारी बहुमत आपको मिला था। इस बार भी आपको भारी बहुमत मिला है, लेकिन आप भारी बहुमत जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं और जो उत्तराखंड की जो भावना है उस भावना को आप चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश में है हरीश रावत, उसके बारे में जरा बता दीजिए। प्रेशर नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जो एक भावना है, हरीश रावत जी की भावना में वही रही है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ के अंदर हो। इसलिए जो है वहां पर जो है विधानसभा का भवन बनाया गया। विधानसभा भवन भी माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में बना है और हमारे कुंदवाल जी के कार्यकाल में बना है। तो निश्चित तौर पे जो है हम लोग राजधानी का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि विधानसभा सत्र भी वहां बने और प्रदेश की सारी राजधानी भी गैरसैंण बने। ठीक है शादाब जी, आ रही हूँ आपके पास। उससे पहले सिसोदिया जी आपके पास आना चाहूंगी। उमा सिसोदिया जी, जो विपक्ष है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी ये बात करिए कि अगर प्रेशर ग्रुप बनाएंगे हरीश रावत, हरदा अगर ये ग्रुप बनाते हैं तो आम आदमी पार्टी उनके साथ है और विरोध करेगी और ना ही सत्र को चलने देंगे। देखिए हरीश रावत जी ने जो ये बात कही है कि मैं इसका विरोध करूंगा, तो मेरा तो सबसे पहला प्रश्न खुद हरीश रावत जी से है कि भाई साहब जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में क्या प्रयत्न किया। आज जब आप 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 विधानसभाओं से चुनाव हार चुके हैं, आज कांग्रेस बिल्कुल रसातल पर है, तब आपको अचानक से याद आई गैरसैंण की और आप वहाँ पर डेरा जमाकर आप वहाँ बैठ गए, सिर्फ मीडिया को आकर्षित करने के लिए, सिर्फ अपनी मरी हुई राजनीति को दोबारा उसमें जान फूकने के लिए।
उत्तराखंड में हरीश रावत जी एक बड़ा नाम है, कांग्रेस का एक बड़ा नाम है, उत्तराखंड की लीडरशिप का एक बड़ा नाम है। अगर आज वो व्यक्ति इतना अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है कि कांग्रेस में उसका साथ देने के लिए कोई राजी नहीं है और उनको मजबूरन दूसरी विपक्षी पार्टियों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि मेरे सामने साथ आए और मेरा जो मुद्दा है उस पर आप मेरे साथ रहिए, तो मैं समझती हूँ कि हरीश रावत जी की जिंदगी में, उनके राजनीतिक जीवन काल में इससे बुरा दिन शायद आज तक नहीं आया होगा। और रही बात आम आदमी पार्टी की कि आम आदमी पार्टी गैरसैंण मुद्दे पर साथ है या नहीं है, देखिए आम आदमी पार्टी हमेशा से उत्तराखंड के उन जन मुद्दों पर साथ है जो उत्तराखंड के जनमानस को छूते हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार जब यहाँ पर आएगी, हम सबसे पहले गैरसैंण को राजनीतिक राजधानी यहाँ के उत्तराखंड की घोषित करेंगे। और माननीय हरीश रावत जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अब अपनी पार्टी के युवा चेहरों को आगे आने दीजिए। आपने बहुत टाइम तक कांग्रेस की बागडोर संभाली, अब आप थोड़ा सा संन्यास दीजिए और दूसरे लोगों को आगे आने दीजिए। ठीक है, चलिए शम्स साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? केवल इतना कह रहा था, जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, जो विरोध हो रहा है, केवल इसलिए हो रहा है कि जनता का ध्यान भटकाया जा सके ईडी की तरफ से। जो गांधी परिवार ईडी के भ्रष्टाचारी शिकंजे में फंस गया है, उस परिवार को बचाने के लिए देखिए, ये विरोध तो इस मसले से पहले हो रहा है शम्स साहब। ये जानकारी की बात है कि इस मसले से पहले ही जो कांग्रेस है वो इस बात का विरोध कर रही थी कि गैरसैंण में आप क्यों नहीं कर रहे हैं सब। गैरसैंण का विरोध ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है, सारे विरोध होंगे कि गांधी परिवार की तरफ से, उस भ्रष्टाचार की तरफ से लाइन्स को डाइवर्ट किया जा सके। और हम ये कह रहे हैं, जनता सब जानती है कि कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है और पूरी तरह से इनके विरोध को नकार दिया प्रदेश की जनता ने। और प्रदेश की जनता के साथ साथ इस बात तो कांग्रेस के नेताओं ने भी नकार दिया, वो इनके विरोध कार्यक्रम में नहीं आए। 100 लोग इकट्ठे नहीं कर पाई कांग्रेस ईडी के दफ्तर के सामने। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के नेताओं ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि गांधी परिवार इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है। और अब लोग, कांग्रेस के लोग भी, देश के और प्रदेश के लोग तो साथ पहले से भी नहीं थे भ्रष्टाचार के, अब कांग्रेस के लोग भी भ्रष्टाचार के साथ छोड़ के गांधी परिवार और कांग्रेस को बाय बाय कह रहे हैं। चलिए ठीक है, निखिल साहब प्रतिक्रिया आपने रख दीजिए। शम्स साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो कांग्रेस है वो अपने कार्यकर्ताओं से भी ये बात साबित नहीं करवा पा रही है कि राहुल गांधी जो है वो सही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में आप 100 से ज्यादा कार्यकर्ता भी शामिल नहीं कर पाए हैं, एकजुट नहीं कर पाए हैं इस प्रदर्शन में, तो आपके खुद के कार्यकर्ता आपको छोड़ कर जा रहे हैं इस बात को लेकर। मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जहां तक ईडी की बात है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और मैं तो इनको स्पष्ट चैलेंज हम देना चाहते हैं कि पिछले 8 वर्षों से आपकी सरकार है केंद्र में और अभी 2 साल आपकी केंद्र सरकार को बाकी है। आप जो नेशनल हेराल्ड और ईडी वाला जो मामला है उस पे आप जो है उनको दोषी साबित कीजिए। आपकी सरकार है, आप दोषी साबित करेंगे, हम न्यायालय दोषी करेगा। हम कौन होते हैं दोषी साबित करने वाले? न्यायालय दोषी साबित कर रहा है, आप बेल पे वहीं से हैं, वहीं से बेल पे है। जेल में डालने का काम कीजिए अगर आप समझते हैं कि हमारे न्यायालय डालेगा ना जेल में। लालू यादव को जेल में डाला ना न्यायालय ने, लालू यादव को न्यायालय ने जेल में डाला ना, इनको भी डालेगा अगर दोषी होंगे तो। सरकार को अभी तक भी दोषी साबित नहीं कर पाए हैं। 2 साल का आपका कार्यकाल बाकी है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपकी सरकार है, आपकी न्यायालय, आप साबित कीजिए, आप दोष साबित कीजिए, हम है अपना दोष मानने को तैयार हैं। रही बात जहां तक आपकी, आप जानबूझ करके आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। 100 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए गांधी परिवार के पक्ष में, उत्तराखंड में 100 लोग। ठीक है शम्स साहब, ठीक है, इससे ज्यादा शर्म की बात कांग्रेस के लिए नहीं होगी। ठीक है, उत्तराखंड पर आते हैं कांग्रेस के नेताओं ने। ठीक है शम्स साहब, ठीक है। लेकिन साहब एक बात बता दीजिए, लेकिन साहब समय समाप्त होता जा रहा है, एक बात बता दीजिए, विपक्ष के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार सत्र में? विपक्ष के मुद्दों का जिक्र कर दीजिए जल्दी से, समय समाप्त हो रहा है मेरे पास। देखिए, विपक्ष आपने नकार दिया है, विपक्ष को नकार दिया है। विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। और एक बात स्पष्ट हो गई है, जो चंपावत में शुरू हुआ वो सारे चुनाव में अब शुरू होगा। और मुझे लग रहा है जमानत तो 10,000 पे बचती कांग्रेस की, यहाँ तो 3,000 पे सिमट गई कांग्रेस। इसका मतलब 4% वोट भी अब कांग्रेस के हिस्से में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस की विदाई का समय तय कर दिया है। अब उत्तराखंड के लोग कांग्रेस को अलविदा कर चुके हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि कांग्रेस अपने विरोध के कार्यक्रमों में भी 100 लोग इकट्ठा नहीं कर पा रही है। पूरे प्रदेश की ताकत लगाने के बाद इससे बड़ा सबूत
गांधी परिवार के प्रति ठीक है शम्स साहब, उत्तराखंड के लोगों का प्रेम ठीक है भंग शम्स हो साहब, चुका है, समय मुझे वो इतनी ही भंग इजाजत हो देता है। बहुत चुका बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। मैं एक बार फिर से सवाल नहीं ले पाऊंगी, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, अब जिस तरीके से हरदा ने ये कहा कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाएगा और जो सत्र है उसको देहरादून में नहीं चलने देंगे। अब कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, देखना होगा कि इस बजट सत्र में किस तरीके से विपक्ष अपने मुद्दों को रखता है और विरोध की आग के बीच में किस तरीके से देहरादून में यह सत्र आहूत होगा और सत्र पूरे तरीके से चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।